हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप? आवाज आ रही है? लियो, बर्थडे है, आपसे आशीर्वाद लेना। सिर्फ सिर्फ मत लिखो, चलो खुश रहो आप। पहले पूर्वज हमें आशीर्वाद देते थे, तेजस्वी भव, मतलब आग लगाओ। चलो तो कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है भाई? हाँ, हैप्पी बर्थडे। मेरा कहाँ बर्थडे? बर्थडे लियो, मोबाइल बर्थडे नहीं है। कल क्लास हुई थी ना? बिल्कुल हुई थी, क्यों नहीं हुई थी कल क्लास? पढ़ाया कल अपन? हाँ, चलो शुरू करते हैं। कल वैसे हमने पूरा इकोसिस्टम समाप्त कर लिया। एक्वाटिक इकोसिस्टम में कल हमने कोरल रीफ्स, कंसर्न्स, प्रॉब्लम, सारे दुख दर्द जो है सब कुछ मैंने बता दिया था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 9:30 तक क्लास होने वाली थी, झूठ बात है, बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा झूठ है। हाँ, नहीं, 8 बजे सो रही होगी। चलो आई थिंक सब लोग आ गए, अब शुरू करेंगे अपन। तो हमारा पिलर 2 का लास्ट टॉपिक बचा है। पिलर 2 का लास्ट टॉपिक मतलब जिसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट। बस जी हाँ, तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पिलर 2 याद आ रहा है ना, थ्योरेटिकल पोर्शन था। इसमें एक चीज एनिमल बिहेवियर भी थोड़ा सा काम का आने लगा है आजकल, बट मैं आपसे कहूंगा करंट अफेयर वाली वीडियोस पे फोकस करते रहना और हमें पैरेलली चीजों को बताते चलना, क्योंकि जो न्यूज़ में रहेगा उन्हीं को हमें ज्यादा डिस्कस करना होगा उसमें। अरे ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो एक लिमिट के बाद टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो वो भी प्रॉब्लम करता है ना कोरल्स को। हाँ, आई हैव अ कंप्लेंट सर, आप मैक्सिमम 2 आवर का सेशन लेते हो, वही मैंने एजुकेटर स्टेप 3 आवर सेशन, वो 3 आवर वाले में दिमाग में कुछ नहीं जाता है नॉलेज। भैया मैं क्या करूं? मैं मुझे नहीं पता कि सब क्या करना है। मैं तो इस थॉट पे दे रहा होता हूँ कि 2 घंटे लो, 1 डेढ़ घंटा लो, 1 घंटे 45 मिनट लो। दो मेरे थॉट होते हैं इस तरह के पढ़ाने के। उसमें पहला कि मैं आधा काम आपका जो घर पे बैठने वाला वो खत्म कर दूं, क्लास में याद करवा दूं। दूसरा बेनिफिट ये मैं देखता हूँ कि कोई लर्नर जिसके पास टाइम की समस्या है वो कम से कम मेरे इस टॉपिक, मेरे इस 2 घंटे से भी यदि फ्री हो गया तो उसके पास और 2 घंटे एक्स्ट्रा होंगे कोई दूसरा टॉपिक पढ़ने के लिए। आप समझो इस चीज को कि यदि मैंने यही मेहनत करा दी तुम्हें तो तुम्हारे इनडायरेक्टली 1.5-2 घंटे वैसे भी बच रहे हैं दिन के। तो उस थॉट पे मेरा काम होता है कि उस 2 घंटे को तुम और कहीं यूज कर लो। इसलिए जो मेहनत करानी होती है मैं यही क्लास में करवा देता हूँ। तो ये 2 चीजें मैं चल रहा होता हूँ और 2 घंटे के बाद फिर क्या है वो जबरदस्ती वाला काम है। मैं अपनी राय दूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। इसमें मेरा हो सकता है कि मुझे आप कई बार 2 बार अपने स्लॉट्स रखने पड़ते हैं दिन में, इसलिए आप देखते हो जनरली मैं 1 बार नहीं आता हूँ। 2 बार मैंने कहा अपन 2 बार आ जाओ, 2 बार अपन परेशान हो लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एज अ लर्नर पर्सपेक्टिव उसके 1.5-2 साल की जर्नी में जितनी मदद हो सके ये थॉट रहना है मेरा। इसलिए आप देखना कि मैं 2 बार देखता हूँ तुम्हें अक्सर प्लस सेशन में। नहीं तो मैं चाहूँ तो 1 3-3.5 घंटे का एक सेशन लेके और मैं शांति से जो है मेरा कोटा आराम से पूरा कर सकता हूँ। तो आपको पर वो नहीं, ऐसे सेंस नहीं मिलेगा। तो 2 थॉट होते हैं, इसलिए मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि आप क्लास को जितना ज़्यादा यूज़ कर लो मेरी क्लास को 2 घंटे, उतना तुम्हारा टाइम बाकी का बच जाएगा। और स्पेशली कुछ लर्नर जिनके पास टाइम की समस्या काफ़ी क्रंच होता है तो वो उस 2 घंटे में दूसरा सब्जेक्ट अपना पढ़ सकते हैं। यही जीवन का सत्य है। बाकी देखो आप सबका अपना-अपना वो है यार, मैं ये सब टिप्पणी करना नहीं पसंद करता इन सब चीज़ों में। मैं तो भाई अपनी स्थिति देखूँगा। हाँ, अपना घर पहले बचाओ। चलो तो शुरू करते हैं सबसे पहले। हाँ, और क्या है, तो इधर-उधर की एनर्जी लेके और क्या ही करना है, खुद की ऊर्जा। तो हमारा सेकंड पिलर का लास्ट टॉपिक है। आज जितना कवर हो पाएगा उतना करेंगे हम लोग, और अगले वाले में थोड़ा बहुत बच जाएगा तो उसको करके और मैं सीधा वो भी करा दूंगा, क्या कहते हैं, पीवाईक्यूज भी डिस्कस कर लेंगे। सो इट विल टेक 2 क्लासेस, 2 सेशन और लगेंगे। अब आप लोग कल थोड़ा रिवाइज कर लेना, कल ब्रेक रहेगा अपना, ताकि परसों एमसीक्यूज करें हम लोग, क्वेश्चंस लगाएं इस वाले उसके, तो आपसे कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, थोड़ा रिवाइज करके आ जाना, मतलब ज्यादा कुछ बचा नहीं है क्योंकि वो फिर सीधे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले पिलर 2 में आपको याद होगा तो हमने सब्जेक्ट वाली सारी चीजें कवर कर चुके हैं। लेट्स अज्यूम जैसे आपको पता है मेन पूरी पिक्चर थी हमारी इकोसिस्टम से रिलेटेड, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित सारी चीजें चल रही थी। इसमें सबसे पहले आपको याद होगा तो मैंने इकोसिस्टम आया कैसे वो देखा, मतलब मैंने आपको एक सेल से पूरा आगे इंडिविजुअल तक और फिर पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, और कम्युनिटी के बाद आपको इकोसिस्टम की तरफ ले गया। इसके फिर मैंने आपको कंपोनेंट बताए, ए बायोटिक और बायोटिक जो होते हैं ना, फिर इनको भी अपने आराम से डिस्कस किया कि बायोटिक में प्रोड्यूसर कौन है, डिकम्पोजर कौन है, कंज्यूमर कौन है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। बायोम्स भी पढ़ने हैं कि आपके हैंडआउट में है, लेकिन आपने पढ़ाया तो नहीं है, तो हम क्या करें। बायोम जैसे टॉपिक आपकी धीरे से जब आप फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हो ना तो उसमें वर्ल्ड क्लाइमेट के साथ ही बहुत सारी चीजें कवर होंगी। सो ज्यादा उसमें मैं इधर जाता नहीं हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है क्योंकि अब वो, इसलिए मैंने जाना वहाँ पर उसको भी कंटेंट दे दिया। फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ने का उसको पढ़ोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद में फिर एबायोटिक वाली चीजें भी देखी थी। एबायोटिक में आपको याद होगा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल वाले फैक्टर, टेंपरेचर और ये जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा वो ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक वगैरह हमने सब सारी चीजें कवर कर ली। फिर इकोसिस्टम के फंक्शन आए कि भाई करता क्या है ये, तो फंक्शन में एनर्जी का फ्लो देखा हमने कि फूड चेन के थ्रू पिरामिड वगैरह की सारी चीजें। उसके बाद में हमने देखा कि भैया पिरामिड के बाद में वो यूट्रोफ का सक्सेशन, अनुक्रमण भी होता है जो अपने आपको संभाल के रखता है, कॉम्प्लेक्स स्पीशीज की तरफ जाता है। कौन सी स्पीशीज होती है लास्ट वाली, क्लाइमेक्स स्पीशीज, स्टेबल स्पीशीज होती है, मैच्योर स्पीशीज होती है, ये सारी चीजें। और उसके बाद में फिर न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ा हमने, अलग-अलग साइकिल के, नाइट्रोजन साइकिल, ये साइकिल वो साइकिल सब चीज कवर कर ली थी। फिर इकोसिस्टम में एक्वाटिक इकोसिस्टम, इंटरेक्शन में तो पढ़ा हमने, प्रेडेशन, मेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये सारी चीजें भी देखी थी। फिर हमने एक्वाटिक इकोसिस्टम में पढ़ा, एक्वाटिक सारी टर्मिनोलॉजी देखी और उसके साथ यूट्रोफिकेशन को समझ लिया, इसमें एसिडिफिकेशन को पॉल्यूशन के कवर कर लेंगे। सो अभी तक जो भी चल रहा था सब इकोसिस्टम 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 के बारे में चल रहा था। नाउ अब हम शुरू करने वाले हैं, अगला शब्द है हमारा बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता
ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी को पहले नजर में देखोगे आप तो क्या दिखेगा, वो किसी जगह पे कोई नेशनल पार्क ले लिया, कोई भी एक प्लेस ले लिया, वहां हमें हॉर्स दिख गए, वहां हमें लॉयन दिख गए, वहां हमें टाइगर दिख गया, ओह वैसे मिलते नहीं, साथ में लिख दिया तुमने। वहां पर हमें जो है नीलगाय दिख गई, वहां हमें डियर दिखाई दिया, वहां हमें वाइल्ड वाटर बफेलो दिख गया, वहां हमें चीता दिख गया, कुछ भी ऐसी स्पीशीज दिख गई, तुमने स्पीशीज देख ली, पेड़ पौधे देख लिए, ओहो हो ये तो बायोडाइवर्सिटी बहुत हो गई, जैव विविधता बहुत ज्यादा हो गई। तो मैंने आपसे पूछा कि क्यों बोल दिया तुमने, कुछ नहीं, हमने देखा बहुत सारी स्पीशीज है, बहुत ज्यादा स्पीशीज, बायोडाइवर्सिटी। लो, मैं कहता हूं इससे काम नहीं बनेगा। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता जो होती है वो सिर्फ स्पीशीज की गिनती करके नहीं बता सकते आप। अब समझो कि तुमने सोचा कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये बहुत सारी और बहुत नए जानवर दिखाई दे रहा है और खूब बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है। बायोडाइवर्सिटी को जब भी डिफाइन किया जाता है तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है। एक उदाहरण और देता हूं मैं। एक केस तो ये देख लिया आपने जहां पे बहुत सारे जीव है, ठीक है, और एक केस मैंने बताया कि सिर्फ ह्यूमंस है, इंसान है। तो अभी भी मैं आपके थॉट से अभी तक जो पढ़ा है हमने उसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो अभी हम भी ये कहेंगे कि भाई बायोडाइवर्सिटी जैवों की विविधता, जीवों की विविधता कहां दिखाई देगी अभी भी, तो अभी भी हम किधर जाएंगे, वन की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे जीव रखे हैं, हॉर्स और वाइल्ड वाटर बफेलो, लायन, टाइगर, नीलगाय, ये वो सब है सर यहाँ पे, तो अभी भी हम वन की तरफ देखेंगे। बट मैं फिर वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बायोडाइवर्सिटी इज नॉट द सिंपल काउंटिंग ऑफ स्पीशीज की सिंपल काउंटिंग कर ली आपने और भाई साहब मोर डाइवर्सिटी वाला नहीं। अब वापस आओ, अभी देखने का नजरिया बदलवाता हूँ आपका। ये ह्यूमन है, बोले हाँ है, तुमने देखा स्पीशीज काउंट की तो एक ही प्रकार की हुई है, तो लेकिन अब शांति से सोचना, ह्यूमंस के अंदर भी क्या दुनिया के सारे ह्यूमंस के चेहरे एक जैसे हैं, फिजिक एक जैसा है, बिहेवियर एक जैसा है, जेनेटिक लेवल पे जाओ बेटा एक जैसे हैं क्या, जीन लेवल पे देखो सब चीज अलग हो, फिर क्यों नहीं हुआ डाइवर्स, ये भी डाइवर्स हो गया, इसमें तो विविधता पाई जा रही है। तो इंडिविजुअल के बीच में भी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है, क्यों देखने को मिल सकती है? इट मीन द टोटलिटी ऑफ जीन्स देख रहे हो तुम, जेनेटिक लेवल पर भी तो देखो कितनी डाइवर्सिटी है। टाइगर के अंदर भी आप देखोगे तो बहुत डाइवर्सिटी मिलेगी, सबके जेनेटिक लेवल अलग अलग होंगे, उनकी स्प्लिट्स को देखो आप, नहीं तो फिर तो दुनिया में टाइगर काउंट नहीं कर पाते, तुम सबको एक ही बोल देते। तो बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत सिर्फ काउंटिंग ही नहीं होती है, उसकी जेनेटिक लेवल पर भी चीजों को देखा जा सकता है। समझ आई मेरी बात? उसके बाद में इकोसिस्टम में गए आप, बहुत बड़े स्तर पे चले गए, इकोसिस्टम, वहां आप काउंट करोगे पेड़ पौधों को तो वहां तो बोली होगी कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को बेटा तीन एंगल से देखा जाता है, एक जेनेटिक लेवल पर, एक स्पीशीज लेवल पर और एक ओवरऑल इकोसिस्टम इकोलॉजिकल लेवल। इसकी जब तुम डेफिनेशन पढ़ते हो तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीशीज और इकोसिस्टम, किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां, उनके बीच में जेनेटिक डिफरेंस, प्रजातियों की गिनती और पूरे इकोसिस्टम के बीच में, ये बायोडाइवर्सिटी, मतलब तीन चीजों को आप देख सकते हो, तीन प्रकार से बायोडाइवर्सिटी देखी जा सकती है। और आसान करता हूं आपके लिए, सीन दिस डायग्राम, इस चीज को देखिए आप, इसको देखने के बाद तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक ही स्पीशीज दिखाई दे रही है, आपने काउंट किया 5 और 5 में भी एक ही है, मतलब वो कोई अलग हाथी घोड़े गधे कुछ अलग नहीं दिखाई दे रहा है, एक का ही मतलब टोटल पॉपुलेशन जो हो गई मेरी जनसंख्या 5 हो गई। ऐसे देखोगे तो कुछ नहीं दिख रहा है कि भैया कुछ भी नहीं है, डाइवर्सिटी है ही नहीं, एक ही तो स्पीशीज है यहाँ पे, नहीं सर। यहाँ पर आप काउंटिंग के अलावा भी जाइए, इनके जेनेटिक लेवल पर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देगा। तो जब ज्यादा अंतर दिखाई देगा इट मींस दैट कि जेनेटिक लेवल पर डीएनए स्तर पर जाएंगे तो वो भी अपने आप में डाइवर्सिटी है। उसके बाद में देखो इसको देख के ये सबसे कॉमन हमारे चीज में दिमाग में आता है क्या, ये गिनती इसको मिल जाए, ओ ये बहुत सारी स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो प्रजातिकरण का एक विविधीकरण हो गया। और एक इकोसिस्टम में बहुत बड़ा एरिया ले लिया, वहां पे आपको अलग प्रकार के फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, घास दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, सब मिलाएगी तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, एरिया बड़ा हो गया, स्पीशीज ज्यादा आ जाएंगी। तो हमेशा याद रखेंगे हम, बायोडाइवर्सिटी का मतलब जेनेटिक लेवल पर भी चीजें होती हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी भी होती है और इकोसिस्टम में, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जब भी जैव विविधता के बारे में बात करेंगे तो आनुवंशिक रूप से भी होगा, प्रजाति रूप से भी हम लोग देखेंगे और प्रजातियों के साथ साथ हम पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से देखेंगे, तब आप डाइवर्सिटी कहोगे, तब आप विविधता कहोगे, बदलाव कहोगे, चेंजेस देखो। इसका एक बहुत अच्छा रियल एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे इंसानों को हम देखें तो इंसानों में जेनेटिक लेवल क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलेगा, अलग अलग देखने को मिलेगा, और अलग अलग जेनेटिक लेवल होना जरूरी भी है, नहीं तो सब एक जैसे हो गए ना, तो मान लो बीमारी फैलेगी तो पता लगे सब सभी चलेगा, एक भी नहीं बचा, सर्वाइवल रेट सबके चेंज हो जाए, मतलब एक जैसे हो जाए, एक साथ समझ। आपको एक एग्जांपल रियल हम लोग देखें तो आपने देखा होगा जो शादियां होती हैं एकदम क्लोज रिलेशन में कभी नहीं होती है, सेम परिवार वगैरह में आप देखते हो कभी नहीं की जाती है, नहीं की जाती, क्योंकि क्या है, मान लीजिए कि सेम फैमिली के लगभग जीन्स थोड़े बहुत भी मैच कर गए, कल को बीमारी वगैरह फैली तो एडेप्टेशन करना कठिन हो जाएगा आगे जाकर, ठीक है। उसमें नॉर्मली यदि आप लोग देखें बायोलॉजिकली इसका क्या रीजन है कि जैसे मान लो एक यहाँ है और एक लेट्स अज्यूम 500 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो आप इसके पीछे का रीजन समझिए कि ये बी वाला जो प्लेस है, यहाँ का क्लाइमेट है ना, यहाँ की सॉइल, यहाँ का फूड, यहाँ का सारा सिस्टम बिल्कुल एबायोटिक फैक्टर डेफिनेटली अलग होगा। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करें, यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करें तो शांति से ऑब्जर्व करना कि यहाँ का एबायोटिक फैक्टर जो है यहाँ का क्या होगा, अलग होगा। समझ में आ गई बात, ये अलग होगा, ये भी अलग होगा। अब इसके इस जीव के नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो जेनेटिक लेवल अलग होंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर भी जेनेटिक लेवल जो होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे। अब इनसे जो एक नया जीन बनेगा वो डेफिनेटली इसके लिए भी अडेप्टेशन कर सकता है, इसके लिए भी अडेप्ट कर सकता है। समझ में आई बात? तो नई स्पीशीज और ज्यादा स्टेबल बनने के चांसेस होंगे और स्थिरता रहेगी उसमें। यदि क्लोज जेनेटिक लेवल पर इनब्रीडिंग होती है तो कई बार सर्वाइवल के चांसेस उतने ही कम होते चले जाएंगे। तो अक्सर एक स्टेटमेंट हम लोगों को पढ़ना होता है कि जितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम रहेगी, लेसर जेनेटिक डाइवर्सिटी, उतना ही इंक्रीज होता है पॉसिबिलिटी ऑफ इनब्रीडिंग, मतलब धीरे धीरे स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ जाता है। इसका मतलब समझना कि मैंने आपसे कहा पहला केस ए और बी, ये 500 किलोमीटर दूर है, तो ये इनके जो जेनेटिक स्तर होंगे वो कम नहीं मिलेंगे, लेवल इनका कंपैरेटिवली जेनेटिक स्तर क्या होगा, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जेनेटिक लेवल आपको बहुत ही ज्यादा अलग दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा। अब इससे जो भी कोई चीज अगला मान लो संतान बनती है तो वो स्टेबल हो सकती है, क्योंकि दो अलग अलग जीन से इसका निर्माण हुआ है, अलग प्रकार की स्टेबल रहेगा। लेकिन जितना क्लोज जेनेटिक लेवल रहेगा, लेसर जेनेटिक डाइवर्सिटी, उतना ही पॉसिबिलिटी ऑफ इनब्रीडिंग, मतलब पास में सेम प्रजाति के साथ एकदम क्लोजली जेनेटिक लेवल पर इनब्रीड होता है तो एक्सटिंक्शन के चांसेस बहुत कॉमन है। बहुत सारी चीजें ऐसी आपको चीजें देखने को मिलेंगी जो बीमारियों में, कम बीमारियों में आपको ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे आपको ज्यादा देखेंगे सर्वाइवल रेट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। आगे बात समझ में? तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, भूलना मत। रुक जाओ, देखो मैं यहाँ पर किसी कास्ट और ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ना मुझे कोई चर्चा करनी। मैं तुम्हें जेनेटिक स्पीशीज के बारे में चीजें सिखा रहा हूँ,
मैं तुम्हें इन जनरल ओवरऑल एक स्पीशीज में जेनेटिक डिफरेंस क्या होता है या उसका महत्व क्या है वो सिखा रहा हूं। यहाँ मुझे यहाँ की टिप्पणी में पता मैं करूंगा, तुम समझिए इस चीज को। दिशा अब जैसे टाइगर है तो दूसरा टाइगर यदि है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो टाइगर एक आंध्र प्रदेश का चाहिए उसको और एक एमपी का चाहिए, नहीं। आप लॉजिकली सोचो कि सेम जगह के टाइगर के अंतर्गत भी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या रहेगी, काफी अंतर होगा, सेम कभी नहीं मिलती। तो मैं आपको यहाँ पर ये सिखाना चाहता हूँ कि नेचर हमेशा ये कोशिश करता है कि जितनी ज्यादा हो सके स्पीशीज के अंतर्गत जो डाइवर्सिटी है जेनेटिक वाली वो भी क्या है, वो भी बहुत ज्यादा हो, डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा। समझ आई मेरी बात? यहां तक इस बात को समझना है, क्योंकि जितना ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी बेहतर होगा उतने चांसेस जो है एक्सटिंक्शन के कम रहेंगे। इस चीज को अपने को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगला पॉइंट देखो समझ में आएगा, वाइड डाइवर्सिटी, जितना ज्यादा दूर की डाइवर्सिटी होगी, जितने ज्यादा जीन्स होंगे अलग अलग जगहों के, वो एडेप्टेशन ऑफ सम इंडिविजुअल्स को एक्सट्रीम कंडीशंस में भी बढ़ाता है। आगे बात समझ में? और फिर इससे होता है कि कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज का सर्वाइवल रेट बढ़ता जाए। तो हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी के नाम पे ये चीज नहीं है कि आपने संख्याएं गिन ली बस, नहीं, जेनेटिक लेवल पर भी जितना डाइवर्स होगा उतना वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन का सर्वाइवल ज्यादा होगा। आगे बात समझ में? तो पहला क्या बताया, आनुवंशिकी रूप, दूसरा है प्रजाति और तीसरा होगा पारिस्थितिकी। तो हम जनरली ज्यादातर जो गिनते हैं वो कौन सा गिनते हैं, ये वाला स्पीशीज गिन ली, 15 स्पीशीज है, दिस एरिया इज मोर डाइवर्स, नहीं, वहां आपको जेनेटिक लेवल का भी डिफरेंस देखना होगा, हमें जितना बेहतर हो सके उतना ज्यादा जेनेटिक डिफरेंस मिलना चाहिए। क्लियर हुई बात? हाँ। अब हर ह्यूमन बीइंग आज क्यों अलग है, तो डेफिनेटली उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत आपको अलग देखने को मिल रही है, सब में एक जैसा कुछ भी नहीं दिखा। चल आगे बढ़े हम लोग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये दो पॉइंट लिख लीजिएगा आप, है ना, मतलब ये काम क्या है, इनको तुम अपने शब्दों में लिख सकते हो, नहीं तो शॉर्ट में लिख सकते हो कि जितनी आनुवंशिकी जो डाइवर्सिटी है, आनुवंशिकी रूप से विविधता है, जितनी कम रहती है उतना एक्सटिंक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। देखो मैं मे बी इवेंचुअली वर्ड यूज किया है, होगा ही जैसा नहीं है, सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें बदले, ठीक है। तो जितना आनुवंशिकी विविधता कम होगी उतना ही विलुप्त होती जा सकती है स्पीशीज, और जितनी ज्यादा आनुवंशिकी बायोडाइवर्सिटी जो है, आनुवंशिकी विविधता ज्यादा होगी उतना ही बेहतर चांस होगा अनुकूलन का। क्लियर हो गई? इसके पहले 3 तरीके की और लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी समझ में आ गई। ये बायोडाइवर्सिटी मेरे द्वारा याद किया गया कॉन्सेप्ट नहीं है, सबसे पहले ये टर्म जो यूज किया गया था रेमंड एफ दश में, नाम में 10 लिखा हुआ है, वेरिएट बहुत सारी गिनती, नाम 10, इसी से समझ जाना बायोडाइवर्सिटी, नाम में 10 है भाई साहब, 10 नाम लेके 10 लिया इसने जी, नाम में 10 लिखा है, 10 वेरिएशन डाइवर्सिटी। क्लियर हो गई बात? अब निखिल घबरा गया, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बताओ, बेसिक से शुरू करो, पहले सोचो इकोसिस्टम क्या है, करो शुरू करो। इकोसिस्टम में क्या होता है, कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी में क्या होता है, अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन होगी ना बायोडाइवर्सिटी। बड़े क्षेत्र को देख रहे हैं, एकदम घबरा जाते हैं, ब्लैंक हो जाती है, क्या हो गया, ये नहीं करना है अपने को। अब हम लोग 11वीं 12वीं कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले नहीं है कि वाइवा देते समय जो है सब पूर्वज याद आ गए, अब बुद्धि चलाने का समय आ गया भैया, जीवन में आखिरी मौका है, पढ़ाई के मामले में बुद्धि चला, फिर बस हो गया, फिर पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं है, चला लो बुद्धि में, कह रहा हूँ। हाँ ऐसा रुका मत करो, डरा मत करो जो है, ठीक है, समझ गया तुम, जेनेटिक वेनेटिक वाला लॉजिक क्लियर हो गया सबका, अब डर लगेगा जेनेटिक के नाम से कि जितना ज्यादा जेनेटिक डिफरेंस उतना बढ़िया है। ये बढ़िया बात बोली सर आपने कि दूर दूर शादी करनी है, जरा जोर से बोलो, घर की सुन रहे हैं बोले, अरे भैया मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो जो लाइन है वो पढ़ा रहा हूँ, देखिएगा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये भी मजेदार चीज है भाई साहब, इसको क्या करते हैं हम लोग, ये 1 2 3 9 4 8 10 15 20 है, 20 अलग अलग प्रजाति है, सो ये बहुत स्पीशीज जो है, ये बहुत एक एरिया में बायोडाइवर्सिटी। इसका एग्जांपल देता हूं, मैंने क्या करा, मैंने नॉर्थ ईस्ट का कोई एक नेशनल पार्क लिया, लेट्स अज्यूम मैंने ओरांग नेशनल पार्क लिया या मानस ले लिया, मानस ले लेते हैं, मैंने क्या करा, मानस ले लिया, मानस में मैंने स्पीशीज गिनना शुरू कर दिया। तो मैंने क्या करा, मेरे को धरती यहाँ पे बंगाल फ्लोरिकन दिख रहा है, मेरे को बंगाल के बाद में मुझे स्पीड एयर दिखाई दिया, मुझे पिग्मी हॉग दिखाई दिया, मुझे गीज गोल्डन लंगूर दिखाई दिया, मुझे एक सींग वाला गेंडा दिखाई दिया, वन हॉर्न दिख गया, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, काजीरंगा से मिस कॉल लगेंगे, मुझे जो है यहाँ पर असम रूड टर्टल जो है, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऐसी बहुत सारी स्पीशीज तुमने गिन के बोले यहाँ 15 15 15 15 सो मोर डाइवर्स, ये नेशनल पार्क में बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। सीधा बोल के कैसे गिनती कर ली आपने और बोल दिया यहाँ तो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ना ना इतनी जल्दी डिसाइड मत करो भैया, क्योंकि स्पीशीज की डाइवर्सिटी जब आप गिनने बैठते हो तो दो तरीके से देखा जाता है। ये देखा जाता है जो हम अभी तक कर रहे हैं, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्पीशीज रिचनेस देखते हैं बस हम लोग, जी सर, मतलब प्रजाति की प्रचुरता देखते हैं कि कितनी मात्रा में है, रिचनेस मतलब प्रचुरता, सिंपल काउंट करते हैं बस। बट एक दूसरा तरीका स्पीशीज डाइवर्सिटी को देखने का, दैट इज स्पीशीज इवननेस। इवननेस मतलब कितने समानुपात में है, कितने समानुपात में, मतलब सर मैं नहीं समझ पा रहा, अगले डायग्राम में पूरी बुद्धि खुल जाएगी आपकी। ये देखिए आपके सामने दो अलग अलग तरह के डायग्राम दिख रहे हैं, बोलिए यहाँ पर दिख रहा है, चलो बेटा गिनना जरा, 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल जो काउंटिंग स्पीशीज की करी आपने, स्पीशीज का जो काउंट किया वो कितना है, इसमें 5 है। देन अब इधर देखा आपने 1 2 3 4 5, और तो नहीं कोई सा प्रकार दिखाई दे रहा है, तो आपने स्पीशीज का काउंट कर लिया 5। तो जब आप सिंपल काउंटिंग करते हो, सिंपल गिनती गिनते हो, ऐसे गिनती को कहते हैं हम स्पीशीज रिचनेस, प्रचुरता, ये रिचनेस हो गई। तो स्पीशीज रिचनेस के लेवल पे आपने देखा तो दोनों 5 5 है, दोनों बोलोगे अरे ये भी बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, ये भी बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, बट टेक्निकली तुमको खुद पता है कि ए और बी में से तुम स्टेबल इकोसिस्टम किसको कहोगे, स्टेबल किसको कहोगे, बी वाले। क्यों, ए वाले में कुछ प्रजाति बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, थोड़े समय के बाद ये इन्वेजन जैसा काम करने लगेगी, आक्रामक प्रजाति बन जाएगी और धीरे धीरे ये रेयर स्पीशीज को खत्म कर देगी, ये कंपटीशन क्वेश्चन में चला जाए खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 स्पीशीज तो खत्म में आ गई ना, तब फिर कैसे बायोडाइवर्सिटी बेहतर होगी। तो सिर्फ काउंटिंग करने से काम नहीं है, यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या इवननेस है इनके बीच में, इनके अंदर क्या समानुपात बना हुआ है, इवननेस भी बहुत जरूरी है स्पीशीज की बायोडाइवर्सिटी। तुम यहाँ पर देखो तो यहाँ 1 2 3 4 5 ये दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 ये दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 ये दिख रहे हैं, तो मतलब सबका अपना बराबर रेशो है, ठीक है। तो
नॉर्मली यदि हम लोग देखें कि सब यदि बराबर रेशो में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ज्यादा स्टेबल है, कोई का किसी का यहाँ कंपटीशन ज्यादा नहीं बना हुआ है, सब अपना बढ़िया से सर्वाइवल कर रहे हैं, सब अपना एडेप्टेशन कर रहे हैं, इनके साथ यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछूं कि पहले वाले केस में, ए वाले केस में और बी वाले केस में रेयर स्पीशीज कहां दिख रही है? रेयर रेयर एकदम जो रेयर होती है, जो बहुत कम हो गई, ए वाले में। तो जितना ज्यादा स्पीशीज का इवननेस कम होगा उतनी रेयर स्पीशीज ज्यादा होगी उस एरिया में, और जितना हायर स्पीशीज इवननेस है उसमें रेयर स्पीशीज कम दिखाई देंगी। रेयर का मतलब जो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ प्रजाति है, दुर्लभता तुम्हें इसी में बना दी इसने, इनके रेशो को देख के दुर्लभ हो गई है, इधर तुम दुर्लभ नहीं कह सकते उसी जगह। इसलिए किसी नेशनल पार्क में हर स्पीशीज का अपना योगदान है, तो हर एक स्पीशीज की डाइवर्सिटी को लेकर जनसंख्या उसकी इक्वल इवननेस में है कि नहीं वो भी जरूरी है। नहीं तो एक आध दो के नाम पे तुम सोचो कि यार बहुत डाइवर्स टाइगर भी मिलता है यहाँ पे, यार गिनती का एक टाइगर, तो कभी भी जो है गया तो गया, काम दबा आ गया, पता ये दो डियर है डाइवर्स है, कहां अभी टाइगर खा जाए, खत्म, काम बैठे रहो। रेयर स्पीशीज एक्चुअल में वो कोई बायोडाइवर्सिटी गिनती तुम भले 10 गिन लो यहाँ पे, बट यदि रेयर ज्यादा होगी उससे ज्यादा कोई डाइवर्स थोड़ी बनेगा। कितनी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ मैं गिनती करके बायोडाइवर्सिटी की तालियां नहीं बजा सकता, वो एक प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, एक रेशो में होनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी को दिखाना चाहिए। रेयरिटी जो है, दुर्लभता जो है, उसको नहीं दिखाना। फिर हमने देखा कि एक सिंगल प्रजाति में मिल रही है तो उसमें भी हमें डाइवर्सिटी एक्चुअल में आपको दिख सकती है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक लेवल। समझ आ गई बात? यहाँ बात तो सही है, बात तो सही है। रेयर स्पीशीज कब मिलेगी फिर बताओ इसी बात पे। तो इसका मतलब ये इसके चांस बहुत ज्यादा है हॉटस्पॉट बनने के। ओहो, याद आ रहा है पुरानी क्लास बेटा, हॉटस्पॉट याद करो याद करो याद करो। हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी बनने के इसके ज्यादा चांस है, खतरे में है ये। एक्चुअल जो उनकी स्पीशीज है वो रेयर स्पीशीज वही बची है बस। समझ रहा हूं सर मैं। तो स्पीशीज रिचनेस का बढ़ना कई बार रेयर स्पीशीज को जन्म दे सकता है, सिर्फ स्पीशीज रिचनेस का बनना, या स्पीशीज रिचनेस के साथ स्पीशीज इवननेस का कम होना। तो ये दिक्कत तो नहीं इसमें कि स्पीशीज रिचनेस प्रचुरता क्या होती है? प्रचुरता होती है सिंपल काउंट ऑफ स्पीशीज, गिनो बस। और स्पीशीज इवननेस किस समानुपात में है वो, हाउ इक्वल द अबंडेंस ऑफ स्पीशीज आर। ये लिख लीजिएगा प्लीज सब लोग कि दो तरीके से देखी जाती है कि प्रजाति का समानुपात भी देखा जाता है कि भैया समानुपात क्या अनुपात में, क्या समता है उसमें, समान चीज क्या है, विषमता तो नहीं दिखाई दे रही। नहीं समझा सर रेयर स्पीशीज कब होगी? जब ज्यादा नाश्ता करके खाना खा लेंगे ना और जब दीवार से टिक जाएंगे और तारे गिनने लगेंगे क्लास में, उस समय जो है इवननेस के साथ आपकी रेयर स्पीशीज भी बनने में खुद भी रेयर हो जाएंगे। जी हाँ, मजे ले रहा है भाई साहब, दो बार क्लास में बैठ के ऐसे सवाल पूछ रहा है क्यों? कब बढ़ेगी रेयरनेस? पता है मेरे को कौन मजे ले रहा होता है, कौन दो बार पढ़ के जैसे सवाल पूछेगा तो मैं तो दौड़ाऊंगा इनको, दौड़ा दौड़ा के जो है पढ़ाऊंगा। हाँ, सब पता रहता है मेरे को कौन कितनी बार आया क्लास में। सर आई एम न्यू, प्लीज गाइड मी, आई रोटेट यू। बढ़िया रोज आ रहे हो, पढ़ रहे हो और बोले आई एम न्यू हैं। चलो, तो बेटा देखो सीधी सी बात है, तुम खुद बोलो यहाँ पे सारी स्पीशीज बराबर अनुपात में, तो कोई रेयर दिखाई दे रहा है कि कोई दुर्लभ प्रजाति दिख रही है कि बस ये नष्ट होने वाली नहीं। लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि इवननेस नहीं है तो हम इनको कह सकते हैं कि चार प्रजाति दुर्लभ है। तो आज के बाद बायोडाइवर्सिटी के नाम पे अपने को नहीं डरना। कोई बोल दे बायोडाइवर्सिटी तो सिर्फ आप क्या गिनती करोगे क्या? गिनती नहीं करना बेटा, अपने गिनती करनी है तो फिर गिनती कर भी लेंगे पर उसके साथ इवननेस भी देखेंगे, जेनेटिक लेवल पर देखेंगे। तो मैं कुछ एक दो पॉइंटर्स लिख दूं क्या, इजाजत हो आपकी तो चेक कर लेना, तुमने लिख लियो तो दोबारा मत लिखना। जैसे सबसे पहले वो पूछेगा आपसे कि स्पीशीज की रिचनेस प्रचुरता क्या होती है, तो मैं ये लिखूंगा सिंपल काउंटिंग। ठीक है, उसके बाद में मैं आपसे कहूं यदि कि स्पीशीज का इवननेस जो समान समता है इनके बीच की वो क्या है, तो इक्वल अमाउंट में कितनी है, कितना जो है इनका रेशो बेहतर है, या हाउ इक्वल द एबंडेंस ऑफ स्पीशीज आर। सो द कीवर्ड इज इक्वल, समान, कितनी बराबर स्थिति में है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, और फिर एक चीज और हमें याद होनी चाहिए कि जितनी लोअर स्पीशीज इवननेस होगी, जितना समान का अनुपात जो है, समता जो है, जितनी समता कम रहेगी, कम जितनी ज्यादा रहेगी, मतलब सीधी सी बात है वो उतना ही लेस स्टेबल होगा। ये रेशो समझ लो तुम, अनुपात तो तुम्हें जल्दी समझ में आए। मतलब लेस स्टेबल, अस्थिरता ज्यादा दिखाई देगी इकोसिस्टम में, तंत्र में। मतलब मैं कह सकता हूँ प्रेजेंस ऑफ रेयर स्पीशीज, दुर्लभ प्रजाति की पहचान होगी, दुर्लभ प्रजाति का मिलना, तो इसमें चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन, चांसेस ऑफ विलुप्त का होना, विलुप्तीकरण, विलुप्त हो जाना, वो क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। समझ गए? कल क्लास में कौन नहीं था? संडे। ये क्या पूछ लिया आपने अचानक? हमारी इवननेस पे सवाल मत उठाया करो आप। इवननेस ही हो रहा, तुम कभी आता हूँ कभी चला जाता हूँ, सब पता है बेटा मेरे को। संडे तुम्हारे जो प्लान होते हैं ना, सबको जो है बहाना बना दूंगा कि मुझे दिखाने को कूल बन जाऊंगा मैं। चलो, तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। ठीक है, मेरी गलती है, मैंने कल क्लास ले ली। हाँ, मेरी गलती है यार, तो आप लोग तनाव मत लो, मैं सब मैं नहीं किया। तो मेजरमेंट आपका समझ गए, स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज इवननेस किसी भी इकोसिस्टम की हेल्थ को दर्शाता है। सर इसमें ट्रीज का ही एग्जांपल दे सकते हैं? नहीं नहीं, आप सबका एग्जांपल दो ना, लॉयन टाइगर तुमको जो लगे वो दे दो।
पर आपको बताना पड़ेगा कि एक जगह एक ही टाइगर और एक जगह 6 टाइगर, काउंटिंग सबकी बराबर कर रहे हैं। मतलब एनिमल में तो आप तैयार रहना इस चीज को लेकर कि निचले वाले ट्रॉफिक लेवल की जनसंख्या थोड़ी ज्यादा करना, कि 4 लॉयन बता रहे हो तो कम से कम 10 डियर लिखना, वो उसका एक इक्वल प्रोपोर्शन भी दिखेगा, नहीं तो तीनों को बराबर कर दिया तुमने। हाँ, फिर उनमें तकलीफ आ गई, उनमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहानी आ गई। चलिए ऐसे ही भैया सब कुछ सही चल रहा था, एक विटेकर साहब आ गए अचानक। विटेकर साहब बायोडाइवर्सिटी को अलग नजरिए से देखते हैं, है वही नाम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वही बात है, नया नाम देंगे। तो अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी क्या होता है वो सीखना है आपको। पोपो विवो रेनो पोको, अल्फा बीटा और गामा अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी क्या होता है वो हमने बताया। अब जब तुम किसी किताब से पढ़ते हो तो क्या लिखा रहता है, अल्फा डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया इकोसिस्टम लोकल स्केल पे जब होता है अल्फा हो गया, दो लोकल रीजनल में देखा जाएगा तो ये बीटा डाइवर्सिटी हो गया, और गामा में ओवरऑल डाइवर्सिटी हो गया। ये समझ नहीं आता, बट क्योंकि आपने पिलर में बहुत अच्छे से किया है तो जरा इसको हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। हाँ हाँ और क्या है, तो जरा तैयार हो जाना स्पीशीज के नाम बताने के लिए, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम मैं आपके जीवन में एक मैप बना देता हूँ अभी। पुरानी पहली वाली जो क्लास है उसको याद करना आप लोग, है ना, और उसे याद करके मुझे बताना, उसे मतलब पुरानी वाली क्लास को, कि ये वाला अपना हिस्सा वेस्टर्न घाट का साउथ वाला है, ठीक है। वेल डन। उसके बाद में रिवाइज नहीं कर पाए हैं, जो कर पाए हैं उसी में से बोलो। हाँ, और यहाँ भी देखोगे तो ये भी वेस्टर्न घाट है, बट ये थोड़ा सा नॉर्थ का है। आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पे आपने यहाँ जो पढ़ा, याद आ रहा होगा आपको, यहाँ कुछ स्पीशीज पढ़ी थी जैसे नीलगिरी तहर, जो शायद ऊपर नहीं पढ़ी तुमने, बीइंग वेस्टर्न घाट होने के बाद भी तुमने कुछ चीजें नीचे ही पढ़ी, ठीक है। लॉयन टेल मैकॉक, ठीक है, एलिफेंट, टाइगर, गुड। और बताओ, यही जो तुमने पढ़ा था सलीम अली फ्रूट बैट, और बताओ डुगोंग, लेट्स अज्यूम डुगोंग देखिए। अब हालांकि यहाँ तो नहीं थी, थोड़ी दूर थी वो, पर अभी समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। चलो इधर बता देते एक बार, तो यहाँ पे बोले हमको लॉयन तो मिल गया था, हमको टाइगर भी मिल गया, हमको हाइनास भी मिल गए, हमको ब्लैक बक भी मिल गया, हमको ग्रेट, थोड़ा ऊपर तक ले लिया लेट्स अज्यूम, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, सिवेट लिख दिया, ठीक है। इंडियन वाइल्ड एस, गधा ले लो गाइस, खुर जिसे कहते हैं, खुर, न्यूज में था भी एक दो दिन पहले हो, तो हाँ हाँ न्यूज में था ये कौन से पेपर में, मेरे पेपर में तो है नहीं। अब तुम द हिंदू की आड़ में नव भारत पढ़ते हो, क्यों मिलेगा तुम्हें? द हिंदू की आड़ में तुम नव भारत टाइम्स पढ़ रहे होते हो, क्योंकि मैं पेपर पढ़ रहा हूँ। इजराइल ने ईरान को दिखाई आंख, दिल्ली में पुलिस चौकसी बढ़ी। जी हाँ, तुमने बना लिए नोट्स। अरे सर क्या सर, इधर देखो अब यहाँ पे, अब ये चूंकि पता है हिमालयन बेल्ट है ना, लेकिन इसमें भी आपने बहुत बढ़िया चीजों को समझा। नॉर्थ की अलग थी, जैसे HANGUL हंगुल, स्नो लेपर्ड। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है मस्त डियर, जी सर, ब्राउन बेयर, बेयर, ब्लैक नेक्ड क्रेन, क्या बात है। और जामे नॉर्थ ईस्ट में नाम है दफा, फ्लाइंग स्क्वेरल, बंगाल फ्लोरिकन, होलॉक गिबन्स, पिग्मी हॉग, टाइगर, टाइगर, लेट्स अज्यूम कि वन हॉर्न राइनो है, हो गया। क्या बात है, ध्यान से सुनना बेटा, मजा आ जाएगा, एक ही बार में सब समझ जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज है और उनकी पॉपुलेशन है, तो मेरे जीवन में ये एक कम्युनिटी बन गई, ये कम्युनिटी एरिया हो गया, ये अपने आप में कम्युनिटी एरिया हो गया, ये अपने आप में कम्युनिटी एरिया हो गया, ये अपने आप में कम्युनिटी एरिया हो गया। जब आप किसी कम्युनिटी में, विद इन कम्युनिटी, किसी एक समुदाय के अंदर जब स्पीशीज देखते हो, तो ये डाइवर्सिटी जो कहलाती है इसको कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। समझ में? कैसे? आपने गिना टोटल, लेट्स अज्यूम कि इसमें आपने टोटल जो है 7 काउंट किया, ठीक है, लेट्स अज्यूम 7 काउंट कर लिया, या मान लीजिए 6 जो भी 7 मान लीजिए, यहाँ एक्स वाई जेड लिख दिया 7, यहाँ पे तुमने काउंट किया, तो यहाँ पर आपने जो है लेट्स अज्यूम 8 काउंट कर लिया, यहाँ की कुछ स्पीशीज काउंट करी 9, और यहाँ पे कुछ स्पीशीज काउंट करी आपने 7। तो ये जो 7 7 9 9 ये सब क्या है, ये खुद के इंडिविजुअल, मतलब विद इन कम्युनिटी, विद इन कम्युनिटी, लोकल रीजन में जब तुम वही देख रहे हो अपने क्षेत्र में आसपास के, दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी, उसको हम कहेंगे अल्फा विद इन कम्युनिटी, ओके, ठीक है। अपने आसपास के उन क्षेत्रों को आपने देखा, जैसे देखा उसके बाद आपने बिल्कुल अल्फा डाइवर्सिटी है, ओके। लेकिन अब तुम्हारा नजरिया इसका भी तो हो सकता है, इन बिटवीन कम्युनिटीज, दो समुदायों के बीच के क्षेत्रों, वेस्टर्न घाट में नॉर्थ और साउथ, तो तुमने देखा कि टाइगर कॉमन है, एलिफेंट कॉमन है, तो इनको सिर्फ 2 गिन लिया, और बाकी यहाँ की जो है 4 अलग थी, 4 अलग थी, तो 8 और 2 टोटल मिला के इनकी डाइवर्सिटी हो गई 10, ये तो 10 वैल्यू निकली, ये हो गई बीटा। मतलब दो कम्युनिटी के बीच में जब आप देखते हो, अब यहाँ पर भी क्या किया आपने कि लेट्स अज्यूम टाइगर यहाँ भी मिल रहा था, यहाँ भी मिल रहा था, तो काउंट एक ही किया हमने, लेकिन ऊपर की 4 यूनिक थी, इधर की भी 4 यूनिक थी, तो यहाँ 9 था मान लो, तो 9 क्या हो गया तुम्हारे लिए एक तरह से बीटा कम्युनिटी। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो दीवार से टिका टिक जाओ, उधर चला जा, पड़ोसी में चला जा, पूरे टिक जाना भैया। फिर कहते ना धीरे से कि काइंडली रिपीट, समझ नहीं आपने को, आलस से तो पूरा शरीर में अपने आप जो है डाल ही लिया, खून की जगह आलस से बह रहा, सांस जब निकलती है तो अंदर रह जाता, आलस से बाहर आ जाता। जी हाँ, ये हो रखा है, ये बात में कर लेना, रिपीट भी तो लिखना है फिर अपने को, सीधे बैठ के ध्यान दो जरा इधर,
सीधे बैठ के जो है यहाँ पर ध्यान देना। क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी भी कम्युनिटी में विद इन कम्युनिटी, किसी भी समुदाय के क्षेत्र में तुमने गिना, तुमने ऑब्जर्व किया, स्पीशीज रिचनेस निकाली, वो हो गई सर वहाँ की अल्फा डाइवर्सिटी। लेकिन एक और दो सामने वालों को जब तुमने काउंट किया तो उनमें से जो कॉमन है वो एक गिनती कर ली, बाकी इसकी यूनिक, इसकी 4, इसकी 4, इसकी तो कॉमन वाली 10 हो गई, 10 इज बीटा कम्युनिटी। और जब बिटवीन लैंडस्केप्स बड़े स्थानों में, तो एक लैंडस्केप ये हो गया वेस्टर्न घाट, एक हिमालयन रीजन, दोनों को जब तुमने कंपेयर करा लार्ज एरिया को, दैट इज गामा। यस, यहाँ 10 थी, यहाँ 10 थी, उनमें से कुछ कॉमन और हो गए तो गामा और बड़ा एरिया। तो जब तुमने हिमालय और वेस्टर्न घाट को कंपेयर किया तो दो लैंडस्केप हो गए, तो वो गामा हो गया। आओ दिखाता हूं डायग्राम में। जब किसी एक साइड को आप देख रहे हो, सिर्फ इसी को देख रहे हो या इनको देख रहे हो, तो दैट इज व्हाट अल्फा। दो कम्युनिटी को देख रहे हो तो बीटा डाइवर्सिटी, और ये दो लैंडस्केप को देख रहे हो तो गामा डाइवर्सिटी। समझ में आई बात? लेट्स अज्यूम, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें तुमने गिना 1, ठीक है, 2, 3 और 4, तो ये अल्फा डाइवर्सिटी कितनी हो गई यहाँ पे? 4 तुमने गिन लिया। 4 क्यों? ये एक जैसी है, ये एक हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब क्योंकि तुमने देखा कि यार यहाँ पर इस वाले डायग्राम में यदि हम लोग ऑब्जर्व करें तो चलो इनमें कंपेयर कर लेते हैं, तो ये 4 हो गई। अब नीचे वाले में देखेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो टोटल हो गई यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, तो ये 4 4 जो निकाली वो अल्फा हो गई, अल्फा हो गई, ठीक है, डन। लेकिन आप देख रहे हो ये और ये कॉमन हो गई सर, ये और ये कॉमन हो गई सर इसमें, तो इनको लिए मैं क्या काउंट करूंगा? 2 है, समझ आ गई बात? और फिर 1 2 3 4, 4 और 2 टोटल 6, 6 क्या हो गई तुम्हारे लिए? बीटा डाइवर्सिटी हो गई। मतलब मैंने क्या किया, दो कम्युनिटी के बीच में बात कर लिया। अब इधर की 6 और इधर की लेट्स अज्यूम ऐसे 6 निकली, और एक कॉमन थी लेट्स अज्यूम, तो हटा दी तुमने, तो मान लो 11, तो वो 11 क्या हो जाएगी? ठीक है, आ जाओ बेटा इधर। जैसे ही तुमने एक कम्युनिटी को गिना कि 1 और ये 2 हो गए, तो ये अल्फा डाइवर्सिटी हो गई। इसको और इसको दोनों को गिन लिया, इसमें ये पेड़ और एक्स्ट्रा हो गया, वो हो गई बीटा। और जब तुमने सबको मिला दिया तो क्या हो गया? गामा। तो डाइवर्सिटी के भी एक पैटर्न आप कह सकते हो कि अल्फा बीटा गामा। अब उसमें एग्जाम में यदि वो पूछेगा भी तुमसे तो पता कैसे पूछेगा, या एक आध स्टेटमेंट भी दे दिया उसने कि कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी को लेकर, तो कम से कम तुम्हें लोकल स्केल वर्ड समझ आ गया, क्षेत्रीय, तो उसमें तुम अल्फा लगा दोगे। रीजनल और लोकल बता दिया कि किसी क्षेत्र में और आसपास के दूसरे पड़ोस वाले क्षेत्र, दो कम्युनिटी के बीच में, तो क्या हो गया? बीटा। और जैसे बोले ओवरऑल डाइवर्सिटी देख रहा हूँ डिफरेंट इकोसिस्टम्स में, एक वेस्टर्न घाट, एक हिमालयन, तो वो चीज क्या होगी? टॉपिक 2 मिनट का ही है, लेकिन बात क्या है कि हमको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए समझना होगा कि क्या कहना क्या था। अब जैसे सवाल में दिमाग आ सकता है कि अभी तक जो मैं आपको पढ़ा था ये कंपेयर वगैरह करा के, तो लगेगा ये एग्जाम में थोड़ी आता होगा, सही बात नहीं आता होगा। लेकिन मान लो किसी दिन अल्फा बीटा दे दिया, फिर बैठे बैठे अगले साल से पढ़ो। तो किसी भी सब्जेक्ट में जब कोई बेसिक टॉपिक्स है वो तो उसकी बेसिक पढ़ने में कोई लाभ नहीं उसको। डन, क्लियर हो गई बायोडाइवर्सिटी वर्ड का, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने अब तक जरा कुछ रिवाइज कर लो। बायोडाइवर्सिटी को 3 एंगल से देखा जा सकता है, स्पीशीज, जेनेटिक लेवल, इकोसिस्टम लेवल। स्पीशीज में भी आप लोग देखोगे तो जेनेटिक लेवल में हमने देखा कि जेनेटिक बहुत ज्यादा डाइवर्स होना चाहिए ताकि सर्वाइवल अच्छा होता है। स्पीशीज में मैंने अल्फा बीटा गामा भी पढ़ा दिया। स्पीशीज में रिचनेस क्या होती है वो भी बता दी, स्पीशीज में इवननेस क्या होती है वो भी बता दिया। कोई दिक्कत नहीं आता। अब अगला टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी का डिप्लीशन। ये मुझे बताने की जरूरत है, तुम्हारे अंदर ये खून में वैसे आ जाता है, बचपन से तो पढ़ते आ रही है चीजें, खूब हमने ऐसे लिखा है, खूब लिखा है कि बायोडाइवर्सिटी का विनाश क्यों हो रहा है, पता है। डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन कर दिया, घर तोड़ दिया, खत्म हो गई स्पीशीज, बाहर आ गई। शिकार कर लिया, शिकार करने के साथ साथ ट्रेडिंग को यहाँ से वहाँ शिकार कर लेगा, कोचिंग कर लेगा, कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन। कल मैं बता रहा था फिशेस को, कोरल वाले का साथ एग्जांपल जो दिया था मैंने, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। विशाल अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे एग्जाम में आएगा क्या, थोड़ी देर बाद तुम 2 मिनट बाद लिख दिया फ्राइडे सैटरडे छुट्टी रहेगी, ये भी दुख है जीवन। अब नेचुरल हैबिटेट को खत्म करना, कई बार ऐसी स्पीशीज आ जाती हैं जो उस पूरे हिस्से को प्रॉब्लम कर सकती है, इन्वेजन वाली होती है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद में नेचुरल कॉजेस क्या है, क्लाइमेट चेंज, वोल्केनोज, अर्थक्वेक, एपिडेमिक्स, ये भी हो सकता है। तो बायोडाइवर्सिटी का डिप्लीशन किसी भी स्तर पर कर सकते हो, जेनेटिक लेवल पर। ये जो देख रहे थे ना हम लोग की किसी भी चीज की परमिशन इतनी जल्दी नहीं मिलती, जैसे मान लो पेस्टिसाइड है, हेर्बिसाइड्स है, पूरी सारी चीजें जांच होती हैं, या कुछ पेस्टिसाइड्स को क्यों रोक दिया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा ये है कि जेनेटिक लेवल पर प्रॉब्लम किसी दिन शुरू हो गई तो बहुत जल्दी एक्सटिंक्शन की तरफ जा सकती है स्पीशीज। तो अपने आप में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन, डिप्लीशन तो जो है बने हुआ है। अब बात आती है कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे करोगे। सर स्लाइड दिखा दें, देखो बेटा दे और दे में अंतर है ना, दे और डी आई एन दोनों बहुत अंतर है, मतलब दे और दे, तो ध्यान क्या लिखा होगा, दे दे। मैंने तो हिंदी पढ़ी है, क्यों हिंदी मजा आती है, दे दे है। तो बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन, तो ये चीज मैं समझाने में क्या ही जाऊंगा, मतलब ये तो आम भाषा हो गई, आसपास आप तुम देखोगे तो कुछ ना कुछ हो ही रखा होता है। ठीक है सर, ओके। अब मैं आपसे कहूँ कुछ तरीका है बचाने का, इज देयर एनी वे? तो तुमने कहा यस, हाँ है। अरे कोई सीधा लिख दो यार, पिलर 1। पिलर 1 में क्या कर रहे थे तुम? हेलो हेलो, पिलर 1 में क्या हो रहा था? कंजर्वेशन ही हो रहा था। हाँ, पिलर 1 में हम बचाने के तो काम कर रहे थे ना। ये बढ़िया बात बोल दी सर आपने। लेकिन हम कंजर्वेशन उनके घर में कर रहे थे उनके घर में, उनके हैबिटेट से बाहर लेके गए क्या उनको, जानवरों को? तो उन्हीं के स्थान पर स्वस्थ थाने, ऑन साइट, इन सिटू मेथड हो सकता है एक। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, बायो हॉटस्पॉट, जीन सेंचुरी, ये वो सब कुछ सेक्रेड ग्रुप्स, कम्युनिटी रिजर्व, जीन सेंचुरीज। जल्दी जल्दी टाइप कर देता हूं, सबसे पूछता हूं व्हाट इज जीन सेंचुरी, और जल्दी से सेक्रेड ग्रुप्स नहीं समझ आया, जल्दी फटाफट लिख के भूल जाता हूं। कुछ भी हो ये एक्स वाई जेड, ध्यान रखो जब भी स्पीशीज को विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट देखा जाता है, विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उन्हीं के स्थान पर उनको जब संभाला जाता है, प्रोटेक्शन उनका मेंटेनेंस सब कुछ किया जाता है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे? सिंपल सी कहानी, इन सिटू। और कुछ होते हैं आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, पढ़ेंगे अपन। लेकिन इन सिटू वाले तो जरा देख लो, इन सिटू में मुझे लगता है तुमको जो तकलीफ हो सकती है वो जीन सेंचुरी की हो सकती है।
तो जीन सेंचुरी का मतलब ये होता है कि किसी भी नेशनल पार्क के जैसे क्षेत्र हो गए, जैसे मेघालय में आपको मैं एग्जांपल दूं गारो हिल्स, उन जगहों पर हमने एक जीन सेंचुरी स्थापित करके रखी, जहां पर हम प्लांट्स का या स्पीशीज के जो जर्म प्लाज्म में है या जो जेनेटिक स्तर पर जो जीन्स है वो नेचुरल कंडीशन में उनको हम स्टोर करके रख रहे हैं, उनको संभाल के रख रहे होते हैं। ठीक है, बनाना, शुगर केन, राइस, मैंगो, इनके सब जेनेटिक जो जीन्स है उनको संभाल के प्रिजर्व करके रखें, ताकि कल को कोई खतरा आए इन स्पीशीज पे तो दोबारा हम इनको क्रिएट तो कर सकें। ठीक है, तो कहने का मतलब जेनेटिक लेवल पर अब जीन सेंचुरी जीन्स को तो एक तरीका ऐसा भी है कि भैया लो टेम्परेचर में भी उनको स्टोर करके रखा जा सकता है, सारी चीजें वो तो हम कर ही रहे होते हैं, बट वो उनके हैबिटेट से दूर ले जाते हैं, लैब्स लेबोरेटरी की बात होगी। ठीक है, तो वो एक तरह से इन सिटू तो नहीं हुआ, तो जीन सेंचुरी जो होती है ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे प्लांट जर्म प्लांट्स जो है कंजर्व किए जाते हैं नेचुरल कंडीशन में। इसका एक एग्जांपल है गारो हिल्स जो मेघालय में है, वहां पर हमने पहली जीन सेंचुरी स्थापित करी है उन्हीं क्षेत्र में, नेचुरल हैबिटेट में, कोई अलग से प्रिजर्वेशन कुछ ऐसा नहीं होता है इस तरह। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट, बॉटनिकल गार्डन में चिपका देना यहाँ पर नहीं, जीन बैंक इज अ डिफरेंट थिंग, ये सेंचुरी वर्ड है। ठीक है, आगे बात समझ में लो, चेतन अब जागा है, 5 बार चीता का डिस्कशन हो गया होगा क्लास में। तो जीन सेंचुरी का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जैसे मान लो कोई प्लांट्स है, ठीक है, कोई स्पीशीज है, तो उनके हम लोग जीन्स को संभाल के रख रहे होते हैं उन्हीं नेचुरल कंडीशन में जहां उनका आवास है, कोई पेड़ पौधे जहां रह रहे हैं उन्हीं के उन क्षेत्रों के आसपास ही हम उनका जो है उसको अलग से कहीं जाकर या कोई कोल्ड प्रिजर्वेशन या इनमें नहीं रख रहे होते। जी सर, तो उनको जीन सेंचुरीज कह सकते हैं। अब जैसे रिसर्च वाला पर्सपेक्टिव था हमारा बायोस्फीयर रिजर्व में, याद आ रहा है, तो बायोस्फीयर रिजर्व में कोर रीजन में हमने क्या रखा था, रिसर्च और ये सारी चीजें रखी थी, तो वो कोर जोन भी एक तरह से जीन सेंचुरी का क्षेत्र बन सकता है पॉसिबल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो वहां पर यदि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है किसी चीज का, तो वो अपने आप में जीन सेंचुरी का डेवलपमेंट किया जा सकता है, वो है। फिर एक सेक्रेड ग्रुप्स, पवित्र उपवन, आपने कई बार देखा होगा अपने घरों के आसपास की कुछ ऐसे पूजनीय स्थान होते हैं जहां से आप बढ़िया प्रार्थना करते हो, ऊर्जा लेते हो, उनके आसपास पेड़ पौधे लगे रहते हैं, वन लगे रहते हैं, तो क्या उनको कोई भी काट देता है क्या? कभी नहीं होता है। मान्यताएं आ रही हैं, प्रथाएं चली आ रही हैं, उनसे लोगों का जो है जिसको जिस प्रकार की एनर्जी लेनी वो लेता रहता है बढ़िया, तो उसके आसपास वनों का भी तो एक तरह से फॉरेस्ट एरिया या कोई पेड़ पौधे हैं वो भी सुरक्षित रह जाते हैं। अब क्या हमने इनका स्थान बदल दिया क्या कि मतलब एक पेड़ उठा के ले गए तो अपने घर के आगे लगा दिया क्योंकि मैं कंजर्व कर रहा हूं या कंजर्व नहीं हो रहा है, उसी स्थान पर कोई बैनियन ट्री लगा है, कुछ ये लगा हुआ है, तो ये सेक्रेड ग्रुप्स होगा, इन सिटू मेथड होगा। जैसे कम्युनिटी के जो रिजर्व होते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, समुदाय के बीच में आ जाते हैं, भैया हम करेंगे। जैसे ये मेघालय वगैरह में भी आप जैसे ये एक दो उदाहरण है इसके जो आप लोग ध्यान दे सकते हैं, मतलब जहाँ रिलीजियस बिलीफ हो, ठीक है, कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, तो उसके आसपास जो भी फॉरेस्ट वगैरह रहता है, वन रहते हैं, उनको तो कोई विनाश नहीं कर रहा होता, चले आ रहे हैं, चल यहाँ पे कोई शिकार या हंटिंग ये सब कुछ क्या रहती है, सब कुछ चीजें बदल, मतलब कोई सरकार को यहाँ पे अलग से नियम नहीं बनाने पड़ते। हाँ ठीक है, डेड वुड जो कलेक्शन है वो किया जा सकता है, लकड़ी वगैरह जो है गरीब लोग जो वहाँ के आसपास के वो कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होता, बट कोई भी ऐसे विनाश जैसी चीज हम देखते नहीं, तो ये वहीं पे हो रहा है ना, तो दैट इज व्हाट इसको आप क्या कहोगे, इन सिटू कहोगे। तो लॉ कैतांस जिसे हम कहते हैं मेघालय के, ये वो है लॉ कैतांस, केरला के कबूज रीजन जो है, तो सेक्रेट ग्रुप से डरने की जरूरत नहीं, यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ हो, हंटिंग वगैरह वहाँ पर प्रोहिबिटेड रहती है, थोड़ा बहुत हनी कलेक्शन, डेड वुड कलेक्शन ही चलता रहता है। कबूज ऑफ केरला, लॉ कैतांस ऑफ मेघालय, जिसके कुछ एग्जांपल बन सकते हैं सेक्रेट ग्रुप। हाँ, अलग अलग तरह के आपके क्षेत्र अपने आसपास के रीजन में भी होंगे। कोई संत है तो उनका क्षेत्र होता है वहाँ आसपास पूरे फॉरेस्ट एरिया है, चल रहा है, मतलब यहाँ सरकार को कोई रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ आसपास की कम्युनिटी संभाल रही होती है। तो ये सारे नाम अपने आप में क्या होगा, इन सिटू हो गए, क्लियर हो गई बात। अब इनके साथ यदि मिक्स हो जाए, बॉटनिकल गार्डन, जू, जीन बैंक, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन, तो ये सारे नाम अब क्या हो जाएंगे बेटा, एक्स सिटू हो गए। एक्स सिटू का मतलब क्या हो गया, एक्स सिटू का मतलब क्या हो गया, बाह्य स्थान है, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। कोई शहर है दिल्ली, उसमें बॉटनिकल गार्डन, अलग गार्डन सरकार मैनेज कर रही है, दिल्ली जैसे शहर में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे तुम्हें वहाँ पर दिखाई, गार्डन जैसा बना दिया, सीधी बात है, 10 प्रकार के, 15 20 40 प्रकार के, और फिर बीच में ठंड के समय में गुलाब की प्रदर्शनी लगा दी, गुलाब देख लो गाइस, गुलाब के पौधे ले आएगा इसमें, ठीक है, ये पौधा ले आया, वो पौधा ले आया, तो अब तुम उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर रख के यहाँ इनको, तो देखो ये दो चीजें, टूरिज्म प्रमोट हो गया, और मान लो अपने हैबिटेट में कहीं उसका नुकसान होगा, चला गया, मान लो एक्सटिंक्ट होने से बच जाएगा, कम से कम यहाँ उसकी संरक्षा कर सकते हैं हमारी आंखों के सामने, बिल्कुल। तो कहने का मतलब बॉटनिकल गार्डन साहब सीधी बात है कि तुम उसके घर में कंजर नहीं करो, वहां से अलग जू है, जू में तो 10 प्रकार की चीज मिलती है, तो क्या उनका एक्चुअल रहेगा वो, लोग आए देखेंगे तो उन्हें जो है भैया कंगारू उठा है, एक दिन कंगारू उठा है, कंगारू थोड़ी मिलता है, और टाइगर है, व्हाइट टाइगर देखूंगा मैं, व्हाइट टाइगर कर दिया, गेंडा सो रहा है, है ही नहीं उसका यहाँ पे बैठे देख लिया, क्या करें, पक्षी ले आए अलग। अब ऐसे जीन बैंक जैसे हमने उसमें जीन सेंचुरी में क्या देखा था, वही रिसर्च डेवलपमेंट चल रहा है उसी क्षेत्र में नेचुरल हैबिटेट। कई बार कुछ जीन ऐसे सेंसिटिव होते हैं उनको रखना पड़ता है आपको अलग से, तो संभाल के रखने के लिए अलग बैंक बना लिया, कुछ ऐसे सीड बैंक बना लेते हैं कि हर पेड़ पौधों के कुछ बीज हमने पहले से रख रखेंगे, भैया जब कुछ खत्म हो जाए तो यहाँ से अपनी चीजों को संभाल के रख सकते हैं। जैसे इंडियन सीड वॉल्ट जो है एक सिक्योर सीड बैंक है जो लद्दाख में आपको स्थित मिलेगा, छंगला के पास, और ये बिल्ड किया गया था डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के बाद। ये पैराग्राफ अपनी भाषा में आप लोग लिख लीजिएगा, ये स्टेट पीसीएस में भी काम आ सकता है। जी सर, व्हाइट टाइगर बहुत आलसी में, थक गया बुलाते बुलाते, कुछ नहीं बोलना, अच्छा बैठ के बुला रहा हूँ तुम भी, हाँ वही ना, वही तो तुमको एक्टिव होना पड़ेगा। तो इंडियन सीड वर्ल्ड को भी थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा पिंजरे में हाथ वाले से डाल के हल्का सा ए तो काम हुआ था जो है, तुम जो है कि दूर से हम डर भी लग रहा है और मुझे टाइगर को भी बुलाना है, टाइगर को टाइगर ही बुला सकता है, इंडियन सीड वर्ल्ड, ध्यान रखो भैया, ऐसे जीन बैंक हो सकते हैं। मतलब जीन बैंक एक तरह से बायो रिपोजिटरी हो गई, जेनेटिक मटेरियल प्लांट और एनिमल का संभाल के हम लोग रख रहे होते हैं। हाँ, कोई स्पर्म्स हो गए, एग्स हो गए, वो भी -190 में डिग्री सेंटीग्रेड में रख रहे होते हैं बहुत ज्यादा। अब कुछ बच्चे घबरा जाते हैं ये क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, तो जैसे क्या होगा, ये क्रायो शब्द मतलब निम्न तापी जो होते हैं, जो बहुत लो टेम्परेचर पर रखे जाते हैं, ठीक है, हाँ निम्न निम्न, जो बहुत लो टेम्परेचर पर रखे जाते हैं, तो यही सब एक ही तरह की कहानियां हैं, जीन बैंक और ये सब। हाँ
या कई बार टिश्यू को भी जो है संभाल के रख लिया जाता है। जैसे कुछ सीडलेस प्लांट होते हैं ना, जिनके सीड्स नहीं है। अब सीडलेस प्लांट का डेवलपमेंट, अब सीड नहीं है तो फिर टिश्यू चाहिए उसका, उसका उत्तक ही लगेगा, तो उसको सीडलेस प्लांट को जो कि रिप्रोड्यूस हो सकता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है अंडर कुछ लाइट और टेम्परेचर के अरेंजमेंट्स में प्रॉपर, वो टिश्यू कल्चर। इस बार साइंस टेक भी करा दीजिए, बहुत बढ़िया। वो आईयूसीएन की चीजें मेरे पे लागू होने लगी, मैं सच बता रहा हूँ। कल संडे के नाम से मैं यहाँ स्क्रीन के सामने 8 घंटे बैठा था। पहचानना बंद कर देंगे लोग घर वाले मेरे, सही बता रहा हूँ तुमको। तो इंडियन सीड वॉल्ट, मतलब मैं नहीं चाहता ना कि मैंने पहले भी बताया एक दो बार आपको कि जैसे मैं कभी गाँव गया, घर गया, ऐसे दरवाजा खटखटाया, कोई कह दे ऐसे कि हाँ आप कौन, वो सहन नहीं होगा ना। मतलब प्रॉपर्टी का सवाल है, तुम समझो यार। तो इंडियन सीड वॉल्ट, ये चाबी, अब मैं दीवार से नहीं टिकूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब थोड़ा सा जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है, अब ज्यादा दिन भर यही काम नहीं है। हो गया यहाँ तक? लो खाली बैठे बैठे पूछ लो, जीन बैंक और सेंचुरी में डिफरेंस। सेंचुरी मतलब हैबिटेट, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क में जाके तुम रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हो, और जीन बैंक ऐसे कि अपने अनुसार एक आर्टिफिशियल क्षेत्र में बना के प्रॉपर जो है फ्रीजिंग कंडीशन, जूलॉजिकल फ्रीजर्स बनाकर लिक्विड नाइट्रोजन को आसपास रखकर और अपनी स्थिति के हिसाब से जीन बैंक आपने डेवलप ऐसे। जैसे सीड बैंक कैसे बनाया, ये तो मैं यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लग रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा है इसको, नहीं रखा, अलग से बनाया आपने। ठीक है, समझ गया यहाँ तक? तो अभी तक आपने क्या पढ़ लिया, जल्दी बता दो फटाफट। इन सिटू और एक्स सिटू, आपका काम है आइडेंटिफिकेशन करना कौन किस में आ सकता है। ठीक है, सेक्रेट ग्रुप्स, कम्युनिटी रिजर्व से डर तो नहीं लगेगा, सेक्रेट पवित्र उपवन वगैरह समझ में आ गया आपको, अल्फा बीटा गामा बायोडायवर्सिटी क्या होता है, स्पीशीज इवननेस स्पीशीज रिचनेस समझ आ गई अपने को, सारी बातें तुमको समझ आ गई, तुम तो कहां रुकना, सब तो चीजें हो गई। ठीक, अब एक टॉपिक बचा हुआ है अपना प्रोजेक्ट लॉयन, लॉयन की गिनती वगैरह कैसे करते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत राइनो वल्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये अपना अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं क्वेश्चन कराऊंगा पिलर 2 के, तो थोड़ा सा पिलर 2 अपना रिवाइज करना, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है जी हाँ, तो आज के लिए बायोडायवर्सिटी शब्द को समझाना था मेन उद्देश्य तो मेरा ये। अच्छा, इसमें मैं आपको फिर से कह देता हूँ कि बायोडायवर्सिटी वाला टॉपिक इतना छोटा नहीं है, क्योंकि हम पिलर 1 में इसका मैक्सिमम पार्ट, नहीं तो कंजर्वेशन के अंदर ये बहुत बड़ा हो जाता है ना। नेशनल पार्क पढ़ने पड़ते हैं अपने को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़नी पड़ती, सारी चीजें अब पढ़नी पड़ती है अपने, बट ये सब हम ऑलरेडी, इसलिए तुम्हें बायोडायवर्सिटी पार्ट मोस्ट छोटा ही लगेगा अभी। कल भैया ऑफ है, कल मतलब पूरे सुबह से शाम तक के सेशंस बंद है। कल थोड़ा मुझे जो है अहमदाबाद को जाना है, तो हाँ, कल मृणाल सर, मैं और आई थिंक प्रतीक सर का कुछ सेशन है कंबाइन, तो उसका कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह रहेगा, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। सर की तबीयत वगैरह ठीक नहीं, तो मैं ट्रैवल कर दूंगा, तो इस तरह से कुछ प्लान। तो कल तो ऑफ ही रहेगा, कल नहीं ले पाएंगे जो है। परसों मैं आ जाऊँगा अर्ली मॉर्निंग, तो परसों अपन सेशन कर लेंगे जैसा। ठीक है, क्या गर्व, अरे जीवन का गरबा हुआ रखा है, तुम गरबे वगैरह, पढ़ाई करो और मुझे तुम पढ़ाने दो, जीवन का सत्य यही है अभी, है कि नहीं? हाँ, सिलेक्ट विलेक्ट हो जाओ फिर करना गरबा। तो इसमें लॉयन की काउंटिंग सिखानी बस मुझे तुम्हें, लॉयन को कैसे काउंट करते हैं, बाकी ठीक है, बाकी जिसको जाना बता सकता है। इसके बाद अपन परसों पढ़ेंगे, और किसी को कोई डाउट हो पढ़ाई वढ़ाई को लेकर, कोई तकलीफ। करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक का आज मैंने मतलब क्लास को रिकॉर्ड कर दिया था, तो आज अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, देखिए। इजी वे में इंडिया में कैसे ड्रॉ करोगे, दक्षिण भारत पहले सीखो, फिर नॉर्थ का सीखो, फिर 4-5 हिस्सों में सीखो, फिर एक साथ बनाओ। हाँ डिजास्टर का कोर्स कब आएगा, रोज बताता हूँ कब आएगा। आंसर राइटिंग इसी करेंगे ना, डोंट वरी, थोड़ा तैयार होना पड़ेगा और भी अपने। आपको मैंने कल होमवर्क दिया था, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, दशहरा की नहीं होगी, छुट्टी नहीं होगी दशहरा से, कुछ नहीं, पढ़ाई करेंगे ऐसे, बीच में एक आध दिन दे दूंगा वापस। कोरल रीफ का मैंने होमवर्क दिया, उसको करना है। हाँ चलो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग 7-8-9